हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं जिसमें हम जो है साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं मेरे नोट्स के थ्रू, जो मैंने पहले बनाया था। आपको राइटिंग गंदी लग सकती है, राइटिंग अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन कंटेंट जो है यहाँ पर आपके लिए यूपी टेट के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ना कि राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी जो हमने ख़त्म किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ख़त्म किया, उसके साथ परिचय जो होता है, जो इम्पॉर्टेंट परिचय में परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ फैक्चुअल और इम्पोर्टेंस दी गई है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और फिर हमने उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ख़त्म किया था। आज हम अवस्थाएं देखेंगे। अवस्थाएं में भी कि मानव के डेवलपमेंट में, विकास में कौन कौन सी अवस्था आती हैं, सभी अवस्थाओं को देखेंगे। लेकिन आज जो है हम बाल्य अवस्था और शिशु अवस्था देखेंगे। आप इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको पूछेगा किस अवस्था का क्या नाम है, उसकी आयु पूछेगा किस अवस्था को, इतनी इतनी आयु को कौन सी अवस्था कहते हैं। साथ में कथन कहेगा कि इस अवस्था के लिए ये कथन किसने कहा था, और उसके बाद जो है उसकी विशेषताएं क्या है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो आपको यूपी टेट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं, जिसमें आप देख सकते हैं हम कह रहे हैं राइटिंग पे आप फोकस नहीं कीजिएगा, आप कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मानव विकास की अवस्थाएं, ठीक है ना। सामान्य आधार की बात करें या फिर मनोवैज्ञानिक या रॉस के अनुसार बात करते हैं, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक रॉस ने अवस्थाओं को कैसे बांटा है, किस ईयर को कौन सी अवस्था की, देखिए मानव अवस्था को 4 भागों में बांटा है। किसने? और रॉस ने मानव अवस्था को कितने भागों में बांटा है? 4 में। तो ये क्वेश्चन आएगा कि रॉस के अनुसार 1 से 3 साल के बच्चे को 1 से 3 साल के बच्चे कौन सी अवस्था में रहेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो शैशवावस्था के लिए रॉस के अनुसार 1 से 3 वर्ष जो होता है शैशवावस्था का होता है। पूरे बाल अवस्था का होता है जिसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, ये 3 से 6 वर्ष होता है। उत्तर बाल्य अवस्था यानी लेटर चाइल्डहुड जो होता है 6 से 12 वर्ष होता है। ये सब याद रखना है आपको। और किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक होता है? 12 से 18 वर्ष होता है। हम आपको बहुत ही कम टाइम में और अच्छे खासे कंटेंट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं यूपी टेट के लिए रामबाण है। जिस दिन यूपी टेट का पेपर कंप्लीट होगा उस दिन मैं आपको अपने नोट्स से ही बताऊंगी। सारे क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आए हैं, पूरे नोट्स से आए होंगे, ठीक है ना। तो इस नोट्स को हल्के में नहीं लीजिएगा, और मेरी 100% गारंटी आप 30 आउट ऑफ 30 लाएंगे इसी नोट्स की सहायता से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रॉस के अनुसार अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। शैशवावस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, ठीक है ना। और उसमें भी एज की बात करते हैं तो 1 से 3 साल के लिए शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के लिए 3 से 6 साल के लिए, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, और किशोरावस्था 12 से 18। अब अगला आता है डॉक्टर अनेस्ट के अनुसार। डॉक्टर अनेस्ट ने भी 4 अवस्थाएं दी हैं। इनके अनुसार जो है, इनके अनुसार शास्त्रावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है। इन्होंने किसको ऐड कर दिया है? पौणावस्था को, बाल्यावस्था को उन्होंने रॉस ने पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांटा था। इन्होंने बाल्यावस्था को सीधे 6 से 12 में कर दिया है और इसमें कोई डिवीजन नहीं किया है। तो ये और ऐड किसको कर दिया है? पौणावस्था को ऐड कर दिया है। तो इसलिए इनका 4 होता है, याद रखिएगा। तो शैशवावस्था की आयु सीमा क्या है? बर्थ से लेके, जन्म से लेके 5 से 6 साल को इन्होंने क्या बोला है? शैशवावस्था बोला है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक को बोला है। सॉरी, बाल्यावस्था किसको बोला है? 6 से 12 वर्ष के लिए। किशोरावस्था 12 से 18। किशोरावस्था का हर किसी का 12 से 18 ही आता है, क्योंकि यहाँ पर टीन एज जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और पौणावस्था 18 से अधिक को क्या बोला है? पौणावस्था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हल्लोक के अनुसार, हल्लोक ने मानव के विकास का 8 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी 8 अवस्थाएं हैं देख लेते हैं। हल्लोक के अनुसार मानव के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8 अवस्थाएं। कौन कौन सी है देख सकते हैं। जैसे अवस्था है शेषो अवस्था, जो बर्थ से लेकर सॉरी शेषो अवस्था जो बर्थ से लेकर 15 दिनों की होती है, देख लीजिए यहाँ पर। शेषो अवस्था इनके अनुसार कितनी है? जन्म से लेकर कितनी है? 15 दिनों तक है। बचपना अवस्था, बेबीहुड, जिसे 15 से 2 साल कहते हैं। पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर 6 से 12 वर्ष, किशोरत 13 से 21 वर्ष, पौना 21 से 40 वर्ष, मध्य 41 से 60, और वृद्धा 60 से अधिक। तो ये याद रखिएगा इनका, है ना। इनका भी पूछता है कितनी अवस्थाओं में दी है और किसी की आयु है। ये सब बातें याद करने वाली हैं। आगे तकनीकी आधार पर अगर बात करते हैं
तो अवस्थाओं का कितना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आप पूछेंगे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि खिलौने की आयु कौन सी अवस्था है। तो ऑप्शन ये है, देखिए ऑप्शन 2 प्रकार के ऑप्शन दिए हैं और दोनों प्रकार के ऑप्शन से आपके अलग अलग आंसर होंगे, ठीक है ना। तो पहला दिया है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ऑप्शन दूसरा है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौणावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं देता है ऑप्शन में, अगर पूर्व बाल्यावस्था ऐड करता है तो आंसर क्या होगा, पूर्व बाल्यावस्था। अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था ऐड नहीं करता है तो इसका आंसर क्या होगा, शैशवावस्था होगा। और ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अभी देख सकते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन, देखिए खिलौने की आयु यानी कि अब किस अवस्था का क्या नाम है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। एक बार इन्होंने शैशवावस्था को माना था इसकी, और एक बार पूरी बाल्यावस्था को माना था। तो उसी के अनुसार जो है ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन के तरीके भी पता चल रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, तकनीकी आधार पर अवस्थाएं पढ़ेंगे, यानी वाकई अवस्थाएं एक्चुअल में कितनी प्रकार की होती हैं, अब हम देखेंगे, ठीक है। आते हैं, नीचे आते हैं। देखिए तकनीकी के आधार पर 4 प्रकार का होता है, अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती है। तकनीकी आधार पर अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, 4। कौन कौन सी, शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और चौथी किशोरावस्था, ठीक है ना। अब इनकी आयु सीमा की बात करते हैं तो जन्म से लेकर 2 वर्ष को क्या बोलते हैं, शेषावस्था बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था का ईयर कितना है, 3 से लेकर 5 साल के लिए। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 साल के लिए और किशोरावस्था 12 से 18 साल के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं शेषावस्था। शेषावस्था जिसे इन्फेंसी भी कहते हैं, जो बर्थ से लेकर 5 से 6 सालों की रहती है। और इसके बारे में कुछ शब्द दिए हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे लैटिन वर्ड में इन्फेंट का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस फैंट, और इसका मतलब होता है इन, और जिसका मतलब जो बोल ना सके उसे इन्फेंट कहते हैं, और सार्थक शब्दों का प्रयोग ना कर सके उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंट कहते हैं। और इसी से इन्फेंसी बना है, शैशवावस्था बना है, ठीक है ना। और ये कितना इसका मतलब ईयर कितना होता है, कितने सालों तक रहता है, जन्म से लेके 5 से 6 सालों तक रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसको इसकी विशेषता क्या है, देखिए यहाँ पर, ये जन्म उपरांत क्या है, मानव विकास की पहली अवस्था है, भावी जीवन की आधारशिला है, समायोजन की अवस्था है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, याद रखिएगा। ये सब थोड़ी बहुत इसकी विशेषता याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कथन। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को क्या कहा गया है, ये हमेशा पूछता है। ये कथन जो हमने कहा है ना, कथन क्वेश्चन ऑफ नेचर मैंने पहले बता दिया है। कथन के रूप में, विशेषता के रूप में और नाम के रूप में और एज के रूप में हमेशा पूछता है कि इस अवस्था की क्या एज है, इस अवस्था की क्या विशेषता है, इस अवस्था का क्या नाम है, और ये किसके अनुसार इस अवस्था का ये कथन है और किसके द्वारा कहा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए वैलेंटाइन के अनुसार है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, याद रखिएगा। आप पूछेगा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल ये कथन किसका है, तो ये कथन वैलेंटाइन का है। किसका है, वैलेंटाइन का है। आप लोग कथन को हमेशा साइकोलॉजिस्ट से जोड़कर याद कीजिएगा, कुछ न कुछ इसमें जो शब्द हैं उसको उनके साथ मैच कीजिएगा, देन याद कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे कथन है ना कि आपको याद नहीं होने, इसलिए कुछ फॉर्मूला अपना ट्रिक बनाइएगा और उसके हिसाब से इसको याद रखिएगा। अब शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, ये भी इन्होंने ही कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल बोलें या फिर अनोखा काल बोलें, किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। थोड़ा बहुत कथन को घुमाकर बोल देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉल एंड बुश के अनुसार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉल एंड बुश के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा, ये बाल्यावस्था के लिए उन्होंने बोला था, और ये उन्होंने क्या बोला था, शैशवावस्था के लिए बोला था, और ये क्वेश्चन बाल्यावस्था वाला आया हुआ है। और आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आए तो इन्होंने क्या किसके लिए बोला है, कॉल एंड बुश ने बाल्यावस्था के लिए बोला है, लेकिन वैलेंटाइन ने किसके लिए बोला है, शैशवावस्था के लिए बोला है। यह अनोखा काल है, ये भी अनोखा काल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सिगमंड एंड फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो इस शैशवावस्था के बारे में सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही वो बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा।
स्ट्रैंक के अनुसार क्वेश्चन, ये कथन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैंक के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है ना, जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये कथन किसका है? स्ट्रैक के अनुसार, यानी स्ट्रैक का ये कथन है। अब वॉटसन के अनुसार देखते हैं। वॉटसन ने कहा है शिशुअवस्था सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी सीखने की और तीव्र विकास की किसी भी अन्य अवस्था में क्या होता है, ये बहुत ही अधिक होता है बाल्यावस्था में। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। गैलेस के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीखता है। यानी कि जो आप बाद के 12 वर्ष में सीखेंगे वो प्रथम 6 वर्ष में सीख जाएंगे। किसने कहा है? गैलेस ने कहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिया भी है कि हम सीखने का अगर मान लें कि शुरावस्था को मिला लेते हैं कि और बाल्यावस्था को मिला लेते हैं तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? शेषावस्था। यानी शेषावस्था में आपकी सीखने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है। यानी इसलिए बच्चे को क्या करना चाहिए? शेषावस्था में हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग एकदम खाली होता है और खाली दिमाग भरना आसान होता है, और इसलिए वो इस टाइम सीखना जो है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत तेज़ी से इस अवस्था में वो सीखता है। जॉन लॉक के अनुसार बच्चों का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। जॉन लॉक ने क्या बोला है? बच्चे का मस्तिष्क क्या होता है? कोरी स्लेट की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा? ये भी आता है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है वास्तविक पर मूल प्रवृत्तियों पर, भी आदतें जो जन्मजात मिली हो उसे क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। नैतिकता पर ध्यान पर देखो, शिशु है ना, तो वो सारी जो क्रियाएं करता है मूल प्रवृत्ति की करता है, जो उसमें अंतर्निहित है। जैसे कि मुंह में उंगली डालना, मुंह में कुछ भी चीज़ें खाने को डालना, हमेशा सकिंग करना, उसकी मूल प्रवृत्ति वो सब दिखाता है। ठीक है ना, रोना, ये सब क्या उसकी मूल प्रवृत्ति। वो नहीं देखेगा कि क्या समाज में क्या है, वो नैतिक सोच नहीं कर सकता, वो ध्यान नहीं केंद्रित कर सकता, वो वास्तविकता को नहीं समझता है। ठीक है ना, जो उसमें मूल प्रवृत्ति उसके अंतर्निहित है उसी को दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिशुअवस्था की मनोवैज्ञानिक या विकासात्मक विशेषता क्या क्या है? यहाँ देखिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता बहुत तेजी से होती है। अनुकरण प्रवृत्ति यानी कि नकल करने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज़्यादा होती है। सीखने में तीव्रता यानी कि बहुत तेजी से सीख सकता है। दोहराने की इसमें प्रवृत्ति होती है, यानी अनुकरण या फिर अनुकरण मतलब दूसरे के व्यवहार को नकल करता है। दोहराना यानी कोई एक चीज़ कोई बोल देता है तो उसको बार बार वो रिपीट करता रहता है। ठीक है ना। जिज्ञासा जिज्ञासा की क्या होती है? उससे प्रबलता होती है, यानी कि हर चीज़ को जानने की उससे क्या होती है? इच्छा होती है। संज्ञानात्मक व्यवहार करता है, यानी कि मतलब भाई उसको थोड़ा सा चोट लगा, थोड़ा सा कुछ होगा, तुरंत हंसने लगेगा, तुरंत रोने लगेगा। ये क्या उसका संज्ञानात्मक व्यवहार है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार है। अभी हमने कहा कि मूल प्रवृत्तियों पर अपना सारा आधार उसका क्या है? मूल प्रवृत्ति। उसको समाज से कोई मतलब नहीं, उसका जो अंदर उसकी नीयत है वही दिखाएगा वो। स्वप्रेम की भावना, वो अपने आप से बहुत प्रेम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीज़ों को जो है यहाँ पर स्वप्रेम की भावना को सिगमंड फ्रॉयड ने इसे एक्सप्लेन किया है। और स्वप्रेम की भावना को सिगमंड फ्रॉयड ने क्या बोला है? नार्सिज्म बोला है। एक बार देख लेते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार शेषावस्था में बच्चे को स्वप्रेम की भावना, जिसे नार्सिज्म कहा जाता है। देखिए, नार्सिज्म एक बच्चे का नाम था। ठीक है ना, नार्सिज्म क्या था? एक बच्चे का नाम था। अगर मैं इसकी कहानी बताती हूँ तो नार्सिस में एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। पहले के ज़माने में शीशे बहुत कम होते थे। ठीक है ना, तो उसने कभी अपनी शक्ल शीशे में देखी नहीं थी, या फिर कह सकते हैं वास्तविकता में अपनी शक्ल उसने कभी नहीं देखी थी। ऐसे ये टहलते टहलते एक झील के किनारे गिर जाता है, और वहाँ पर क्या नदी रहती है। नदी में जो है अपने चेहरे को देखता है, और जब अपने चेहरे को नदी में देखता है तो कहता है ये कितना सुंदर बच्चा है। वो अपने आप को नहीं देख रहा है, उस नदी में जो चेहरा है उसको देख रहा है और कह रहा है ये कितना सुंदर बच्चा है। और वो देखते देखते इतना मोहित हो जाता है कि उसे देखते देखते मतलब अपनी शक्ल को नदी में देखते हुए, नदी की परछाई नदी में जो उसकी परछाई बनी थी उसको देखते देखते वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और बच्चा पहले से बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा था, और उस चेहरे से, अपने खुद के चेहरे ने उसको बहुत ज़्यादा मोहित कर लिया था। इसलिए इसे बोलते हैं, उसका नाम था नरसिम, और उसी से बन गया था नार्सिज्म। ठीक है ना। तो ये छोटा सा कहानी था, और इसलिए इसको हमेशा बोला जाता है नार्सिज्म। जो भी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, स्व प्रेम करता है, उसे बोलते हैं नार्सिज्म। ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं नार्सिज्म क्या है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए काम प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। यहाँ पर देखिए बच्चे जो छोटे होते हैं, जनरली जो होती हैं लड़कियाँ जो होती हैं अपने पिता की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहती हैं, छोटे बच्चे, और लड़के जो होते हैं माता की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। ये होती है काम प्रवृत्ति की प्रबलता होती है यहाँ पर, ठीक है ना। फ्रॉइड के अनुसार शिशुओं में अपने माता पिता के प्रति जो होती है प्रेम की भावना का काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। यानी कि जो होता है ना अपोजिट लिंगों के प्रति जो इनका अट्रैक्शन होता है, इसलिए लड़कियाँ जो होती हैं अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और लड़के जो होते हैं अपनी माता को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, दो चीज़ें यहाँ पर दी गई, इसको याद रखिएगा। ओडिपस 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 भावना क्या होती है और इलेक्ट्रा भावना क्या होती है, ये देख लीजिए। ये दो शब्द जो है आपको याद रखना है। जब भी हम सिगमंड फ्रॉइड वाला मनोविश्लेषणात्मक जो अध्ययन करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ये शब्द आएंगे। तो यहाँ पर अब एक बार देख लो। देखो, जब शिशुअवस्था में बच्चे, लड़के का अपने माँ के प्रति जो भावना होती है उसे ओडिपस भावना कहते हैं। ये फ्रॉइड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रॉइड ने दिया था। हालांकि सब कुछ हम फ्रॉइड के अंदर ही पढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन जब करते हैं तो हम फ्रॉइड के अंदर ही ओडिपस ग्रंथि क्या होती है ये सब पढ़ते हैं। तो लड़के जब माता के प्रति अपना भावना व्यक्त करते हैं उसे ओडिपस भावना ग्रंथि कहते हैं। वही लड़के जब अपने पिता के प्रति अपना प्रेम भावना दिखाती हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहते हैं। इसे कार्ल युग ने दिया था। इसे फ्रॉइड ने दिया था, याद रखिएगा। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि और ओडिपस, याद रखिए। ओडिपस क्या है? बच्चे, मेल बॉय अपने माता के प्रति कितना जो भी उसका लगाव है, और लड़कियों को अपने पिता के प्रति जो लगाव। आगे बढ़ेंगे। नैतिक और सामाजिक भावना का शून्य होना। देखिए भाई, उस टाइम जो नैतिक विकास क्या गलत है क्या सही बच्चे को नहीं पता है। समाज क्या है बच्चे को नहीं पता है, तो ये सब उसके अंदर जो है शून्य रहता है। और पर निर्भर में यानी कि दूसरों पर निर्भर रहता है। क्या रहता है? दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। शिक्षावस्था की प्रमुख मनोविश्लेषणात्मक विशेषता है। तो यहाँ पर अनुकरण प्रवृत्ति की अभाव होना, यथार्थवादी दृष्टिकोण या फिर कल्पनाशीलता या धार्मिकता। तो शिक्षावस्था की प्रमुख मनोविश्लेषणात्मक विशेषता है। तो क्या विशेषता है? कल्पनाशील रहता है। धार्मिक, उसको पता ही नहीं कौन सा धर्म है। यथार्थवादी यानी कि वो सही में सोच नहीं सकता है क्या सही है क्या गलत। मतलब भाई यथार्थ, हमने कहा ना वास्तविक जीवन से उसको दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। अनुकरण की प्रवृत्ति का अभाव नहीं होता। अनुकरण की प्रवृत्ति तो भर भर कर उसमें रहती है। तो कह सकते हैं उसमें कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं कि बच्चा हंसता रहता है, सोते सोते हंसता रहता है, ये सब उसकी कल्पना है और उसको सपने में आते रहते हैं लोग, है नहीं। तो कह सकते हैं बच्चा बहुत कल्पनाशील होता है। और आगे देखते हैं। व्यक्ति के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रॉइड के लिए सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रॉइड के ने व्यक्ति की मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं का उल्लेख किया। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये मैं क्वेश्चन कर रही थी ना, तो एक्सप्लेनेशन मैंने लिख लिया था, हालांकि इसको छोड़िए। अब शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है? नेचर ऑफ एजुकेशन इन इन्फेंसी। तो हम कैसे बच्चे को इसमें शिक्षा देंगे, अब देखते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम कैसे शिक्षा देंगे? पहले स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे, उससे एफेक्शनेट बिहेवियर करेंगे, यानी कभी उसको डांटेंगे नहीं, हम ऐसे प्रतीत करेंगे जैसे उनके हम माँ बाप हैं, ठीक है ना। अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे, प्यार से बताते बताते हम उन्हें खाने का तरीका बताएंगे, इधर उधर नहीं गिराना है ये बताएंगे, अच्छे व्यवहार करने का, हर बात पे अपने आप को मूल प्रवृत्ति अपनी शो करने के लिए नहीं, हर बात पे रोना नहीं, और उसको कैसे हैंडल किया जाता है ये सब सिखाएंगे। बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक बताएंगे। मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, हम मूल प्रवृत्तियों की प्रोत्साहन उसका करेंगे, लेकिन एक सही डायरेक्शन में करेंगे। ये नहीं कि रोना धोना शुरू कर दिया तो चिल्लाने लगा। हम उसको मूल प्रवृत्तियों का क्या उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक सही वे में, ठीक है ना। क्रिया और खेल अनुकरण की विधि का प्रयोग करेंगे। मोस्टली जो है अगर हम खेल विधि या फिर अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं तो बच्चे इससे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, क्योंकि उनमें खेल में अनुकरण में बहुत मज़ा आता है। तो खेल और अनुकरण क्या होंगे? मूल प्रवृत्तियों में है, और इसको अगर हम सही दिशा देते हैं तो बच्चा बहुत आगे जाता है। हर चीज़ हमारे अंदर है, बस उसको सही दिशा देने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है ना। इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, हम इंद्रियों को क्यों प्रशिक्षित करेंगे? ताकि बच्चे की इंद्रिय जो रोने धोने में जो इधर उधर जा रही है उसको सही दिशा में दे सकें। तो ये हम जो है शिशुअवस्था की क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे, फिर आगे किशोरावस्था पढ़ते पढ़ते इसको ख़त्म कर लेंगे। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।